हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का विश्वास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर जो 5 है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखते हैं बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो था एड्स एचआईवी के कारण होता है, इनमें से कौन सा एचआईवी के संचरण का तरीका नहीं है। एचआईवी के द्वारा एड्स होता है, किसके कारण एड्स नहीं फैलता है ये पूछा जा रहा है। संदूषित रक्त व रक्त आधान के द्वारा, कॉन्टामिनेटेड ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, बिल्कुल सही बात है, फैलता है। संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग करने से भी फैलता है। संक्रमित व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाने से बिल्कुल नहीं फैलेगा। संक्रमित व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क से फैलता है। इसका मतलब क्या सही हो जाएगा, संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाना, इसके कारण एचआईवी का संचरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है, लसीकाब अंग नहीं है। तो लसीकाब अंग कौन सा नहीं है, पेंक्रियाज नहीं, बाकी प्लिया है, टॉन्सिल है, थाइमस है, ये सारे क्या लसीकाब या लिम्फोइड उत्तक हैं ये। अब यहां से एक चीज याद रखिए थाइमस के बारे में। थाइमस ऐसी ग्लैंड है जो बच्चों में बड़े आकार की होती है और उम्र बढ़ने के साथ में धीरे धीरे आकार में क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है कि कौन सी ग्रंथि है जो बचपन में बड़े आकार की होती है और उम्र के साथ में छोटी होती चली जाती है, तो वो होती है थाइमस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित नहीं पूछा, तो जीवाणु जनित कौन सा नहीं है, मलेरिया नहीं है। मलेरिया किसके द्वारा होता है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। मलेरिया किसके द्वारा होगा, प्रोटोजोआ के द्वारा होगा। और प्रोटोजोआ में कौन सी प्रोटोजोआ के द्वारा, प्लाज्मोडियम। मलेरिया एक प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। प्लाज्मोडियम की भी 4 जातियां मलेरिया के लिए जिम्मेदार होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, जिनमें प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है उससे मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से। दुर्दम मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। अगला क्वेश्चन है टीकाकरण में रोगजनक के किस रूप का उपयोग किया जाता है। पैथोजन के रूप में यदि रोगजनक को डाला जाता है तो किस प्रकार में किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें निष्क्रिय और कमजोर एंटीजन का प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे भी एक पैथोजन है यानी वायरस है और वायरस के अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसको पैथोजन के रूप में डाला तो मान लीजिए कि ये इसके लिए डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और ओनली फॉर जो प्रोटीन का आवरण है इसको क्या किया जाता है, इसको बॉडी के अंदर डाला जाता है। अब यह इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वीक पैथोजन बोलेंगे। तो टिक्के के रूप में निष्क्रिय और कमजोर रोगजनक एंटीजन है उसको डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है सांप के जहर के खिलाफ दिए जाने वाले इंजेक्शन में, सांप के काटने पर इसके जहर के खिलाफ जो इंजेक्शन दिया जाएगा वो कौन सा, उसमें क्या होगा, उसमें होंगी पूर्व निर्मित एंटीबॉडी। देखो इसके खिलाफ जो टिक्का दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, एंटीविनम। एंटीविनम में क्या होती है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है जहां पर तुरंत एंटीबॉडी की जरूरत होती है, जैसे सांप के काटने पर है या फिर टिटनस रोग के अंदर जहां पर एंटी टिटनस सीरम दिया जाता है एटीएस, इनमें क्या होती है, बनी बनाई एंटीबॉडी होती है और इनको बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो सांप के काटने के खिलाफ दिए जाने वाले इंजेक्शन में क्या होंगे, पूर्व निर्मित एंटीबॉडी होती है। दोनों ध्यान रखिए, एंटीविनम में भी होती है और एटीएस के अंदर भी होती है। एक आंत परजीवी जो आंत के मार्ग में रुकावट पैदा करता है और जिसके अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ में उत्सर्जित होते हैं वो होता है एस्केरिस
लुब्रिकोइडिस। कौन सा रोग होता है? एस्केरियासिस रोग होता है। कॉलम को मिलाना है, ए को बी से मिलाना, कौन सा सही है? लेडी बर्ड बीटल होता है। ये किसका कंट्रोल करती है? ये करती है कंट्रोल एफिड्स का। माइकोराइजा ग्लोमस जीनस के साथ में ये क्या बनाते हैं? संबंध, रिलेशन बनाते हैं। जैविक कंट्रोल ट्राइकोड्रमा, ट्राइकोड्रमा होती है जो प्लांट पैथोजन होती है उनको कंट्रोल करती है। बायोगैस है, किससे बनती है? मेथेनोबैक्टीरिया से बनती है। मिला जी कौन सा है? ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 4। ये हो जाएगा बी ऑप्शन। स्विस चीज में बड़े छेद किसके कारण होते हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रोपिनियोबैक्टीरियम, सार्मेनाई रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोसीजर कौन सी होती है? एक जीवाणु जो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, क्योंकि फर्मेंटेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। याद रख सकते हैं बैक्टीरिया का नाम आप। प्रोपिनियोबैक्टीरियम सार्मेनाई। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान है, जीन वाले ट्रांसफॉर्मेंट्स एंटीबायोटिक युक्त प्लेटों पर बढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन वाले ट्रांसफॉर्मेंट्स एंटीबायोटिक युक्त प्लेटों पर बढ़ेंगे। ऐसी प्लेट पर एक कल्चर माध्यम में हमने काम में लिया, इसमें हमने एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया। अब जिस बैक्टीरिया को अपन इसके अंदर ग्रो करवाएंगे, यदि उसके अंदर इसका प्रतिरोधी जीन है एंटीबायोटिक का, तो वो क्या करेगा? इस कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो कर जाएगा, यानी कि वृद्धि करेगा। और यदि एंटीबायोटिक जीन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या होंगे? एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन वाले ट्रांसफॉर्मेंट एंटीबायोटिक प्लेटों पर वृद्धि करते हैं। वह एंजाइम जो आरएनए को विभाजित करता है, कौन सा एंजाइम होगा? वो होगा राइबोन्यूक्लिएज। डीएनएज किसका विभाजन करता है? डीएनए का करता है। लाइगेज डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। और प्रोटीज होता है, ये किसका डाइजेशन करता है? ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। हमें यहाँ पर पूछा है आरएनए का, तो हो जाएगा राइबोन्यूक्लिएज। पुनः संयोजक प्रोटीन क्या है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कौन सी है? आरडीएनए टेक्निक द्वारा मेजबान कोशिका में ट्रांसजीन द्वारा संश्लेषित प्रोटीन। हम किसी भी सेल के अंदर एक जीन डालते हैं, बाहर से कोई एक फॉरेन जीन डालेंगे और वो जीन क्या करेगा? इसके अंदर जाकर एक्सप्रेस होगा। इसके एक्सप्रेस होने से जो प्रोटीन बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। किस टेक्निक से बनेगी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। सोमा क्लोन क्या होते हैं? क्या होते हैं सोमा क्लोन? सोमा क्लोन कहते हैं मूल पौधे के समान आनुवंशिक रूप से पौधे। प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। हमने टिश्यू कल्चर के अंदर मान लीजिए कि एक प्लांट का एक हिस्सा लिया जिसको अपन अक्ष प्लांट बोलते हैं। ये जब ग्रो करेगा कई सारी सेल बनेंगी, इन सेल को अपन सेपरेट कर लेंगे और हर सेल से क्या बना सकते हैं? प्लांटलेट बनाते हैं, एक पौधा बना सकते हैं। अब ये सारे के सारे एक ही जगह से प्रोड्यूस होते हैं, एक ही पार्ट से। इसका मतलब इन सब का क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा? समान होगा। किसके समान होगा? जिस पौधे से ये अक्ष प्लांट लिया गया है उसी के समान होगा। ठीक है, तो ऐसे सभी पौधों को अपन क्या बोल देंगे? सोमा क्लोन बोल देंगे। यानी जो बन रहा है यहाँ पर सारे आनुवंशिक रूप से समान है, इनको क्या बोलेंगे? सोमा क्लोन। तो सोमा क्लोन क्या है? मूल पौधे के समान आनुवंशिक रूप से पौधे। अगला निम्न में से कौन सा भाग वायरस के संक्रमण से मुक्त होता है? किसी भी प्लांट का जो सबसे एपिकल पार्ट होता है, शीर्षस्थ भाग होता है, जहां पर कौन सा उत्तक मिलता है? मेरिस्टेम या विभज्योतक। मेरिस्टेम या जो विभज्योतक होता है वो भाग होता है, वो संक्रमण से रहित होता है। वो एपिकल या शीर्षस्थ भाग होते हैं, पादप के सबसे ऊपर वाला भाग, वो वायरस, इंग्लिश में मेरिस्टेम ही बोल देते हैं इसको, हिंदी में विभज्योतक है। ये वायरस के संक्रमण से मुक्त होता है। करतूत क्या है? अभी हमने बात की थी करतूत। किसी भी प्लांट है
उस प्लांट का एक टुकड़ा हम ले रहे हैं टिश्यू कल्चर के लिए, इसको एक टेस्ट ट्यूब में डाला, एक कल्चर मीडियम में डाला, इसको अपन ग्रो करवाएंगे। उसको इस पार्ट को, टुकड़े भाग को, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एक्सप्लांट या करतोत को बोलते हैं। तो कहाँ आ रहा है मैच कर लीजिए, पौधे का कोई हिस्सा जो बाहर निकाला जाता है और टेस्ट ट्यूब में उगाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिट्रोवायरस के संबंध में सही विकल्प चुनिए। रिट्रोवायरस क्या होते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं कि साहब डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन बाद में टिमिन और बाल्टीमोर ने एक एंजाइम की खोज की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की और बोला कि ये कुछ वायरस में मिलते हैं और जिन वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा वो एमआरएनए से क्या बना देते हैं, डीएनए बना देते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और जिन वायरस के अंदर ये प्रोसेस होती है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, रिट्रोवायरस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक आरएनए वायरस जो संक्रमण के दौरान डीएनए को संश्लेषित कर सकता है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट आ गया। एक आरएनए वायरस जो संक्रमण के दौरान डीएनए को संश्लेषित कर सकता है, इनको क्या बोलते हैं, रिट्रोवायरस बोलते हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका ठीक हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये था एमएस स्वामीनाथन। एक जीएम फसल है जेनेटिकली मॉडिफाइड, या इनको क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रांसजेनिक फसल। कोई भी ऐसी पौधा जिसके अंदर हम हस्तकौशल द्वारा जीन को स्थानांतरित कर चुके हैं उसको क्या बोलते हैं, जीएम बोल देते हैं या फिर ट्रांसजेनिक फसल। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है, जीन को ट्रांसफर कर चुके हैं। तो जीएम फसल बोली या इसको ट्रांसजेनिक फसल बोली। अजैविक तनाव का एक उदाहरण क्या है, ड्राउट, सूखा। ये एक अजैविक तनाव है, एबायोटिक स्ट्रेस है। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का वृद्धि वक्र है, ये होता है लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र है। चरघातांकी वृद्धि वक्र किस आकार का आता है, चरघातांकी वृद्धि वक्र जी आकार का आता है। चरघातांकी वृद्धि होती क्या, जब रिसोर्सेज क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक वृद्धि। और लॉजिस्टिक वृद्धि का जो वक्र होगा वो कैसा होता है, वो एस शेप का होता है, सिग्मोइड वक्र प्राप्त होता है। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के घटक है, सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग एबायोटिक है, अजैविक घटक है। कोयल पक्षी कौवे के घोंसले में अंडे देती है, इस संबंध में किस प्रकार की अंतःक्रिया दर्शाई गई है, कैसी होती है, ब्रूड पैरासिटिज्म होती है, अंड परजीविता। सिंपल क्वेश्चन है। जनसंख्या की पोषण क्षमता को दर्शाने के लिए किस अक्षर का प्रयोग किया जाता है, पोषण क्षमता को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, के का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। किस आबादी में व्यक्तियों का चले जाना, किसी आबादी से, पॉपुलेशन समष्टि से व्यक्तियों का चले जाना क्या कहलाता है। देखिए किसी भी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी को 4 कारक प्रभावित करते हैं। एक जन्म दर, बर्थ रेट या मोर्टेलिटी रेट, ये क्या करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। एक मृत्यु दर, सॉरी नेटिलिटी और मृत्यु दर या मोर्टेलिटी, ये क्या करेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाएंगे। एक होता है आप्रवासन, इमाइग्रेशन, ये भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और एक यहां से छोड़कर चले जाने वाले उनको क्या बोलते हैं, उत्प्रवासन, इमाइग्रेशन बोला जाता है। देख लीजिए यहां पर कौन सा है, चले जाना क्या कहलाता है, छोड़ के जो चला जाता है उसको क्या बोलेंगे, उत्प्रवास बोलेंगे, इमाइग्रेशन। आर्थिक, पर्यावरणीय और सौंदर्य संबंधी वस्तुओं और सेवाओं का आधार क्या है,
ये क्या स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र है, हेल्थी इकोसिस्टम होगा। जितना हेल्थी होगा उतना हमें क्या मिलेंगे, सारे फायदे मिल पाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं के उत्पादों को क्या नाम दिया जाता है, इसको दिया जाता है पारिस्थितिकी सेवाएं, इकोलॉजिकल सर्विसेज। कथनों पर विचार करना है, कौन से दो कथन सही हैं ये पहचानने हैं। पहला कथन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है और इसमें अजैविक और जैविक घटक शामिल होते हैं, यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। पहली बात बिल्कुल सही है। अजैविक घटक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जरूरी नहीं जैविक घटक जितने भी सारे कार्बनिक पदार्थ हों। तीसरा स्टेटमेंट है, जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा का प्रवाह द्विदिशीय होता है, क्या सही है? नहीं सही, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका मतलब कौन से स्टेटमेंट सही हो गया, एक और तीन स्टेटमेंट सही हो गया। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्वों को मृदा स्थिति में नीचे जाने और अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवक्षेपित होने में सहायता करती है? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निक्षालन बोलते हैं। देखो पहली प्रोसेस क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन, खंडन विखंडन बोलते हैं, जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। दूसरी स्टेप क्या होती है, कैटाबोलिज्म होती है, अपचयन, जिसके अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरियल और जो फंगल एंजाइम होते हैं वो वहां पर रिएक्ट करते हैं। तीसरी स्टेप, जो भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बनेंगे वो मृदा स्तर के अंदर नीचे जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, निक्षालन बोलते हैं। चौथी स्टेप क्या होती है, ह्यूमिफिकेशन होती है, जिसके अंदर ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। और पांचवी स्टेप क्या होती है, मिनरलाइजेशन होता है, खनिजीकरण या खनिजी भवन, जिसमें वापस खनिजों का निर्माण होता है। यहाँ हमें पूछा है कि पोषक तत्वों का मृदा की स्थिति में नीचे जाना और अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवक्षेपित होने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, निक्षालन या लीचिंग बोलेंगे। आपके अनुसार निम्नलिखित में से अपघटन की प्रक्रिया सबसे तेज कहां होगी? अपघटन की प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। और हाई टेम्परेचर आपको कहां मिलेगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होना चाहिए, मॉडरेट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलेगी। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का कितना हिस्सा शाकाहारी जीवों द्वारा खाया और पचाया जाता है? तो एक लेवल से दूसरे लेवल पर कितना परसेंट ट्रांसफर होगा एनर्जी का, 10% होगा। तो इसमें आपका 10% हो जाएगा कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% हिस्सा होगा वो शाकाहारी जीवों द्वारा खाया और पचाया जाता है। कौन सा कथन सही है जिसमें छांटना है, पार्थिनियम हमारे देश के लिए एक स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक प्रजाति नहीं जी, ये हमारे देश के लिए एक एलियन स्पीसीज है। अफ्रीकन कैटफिश देसी कैटफिश के लिए खतरा नहीं थी, ये भी गलत होगा क्योंकि ये खतरा थी। ये स्टीलर की समुद्री गाय एक विलुप्त जानवर है, बिल्कुल सही बात है। रशिया के स्टीलर सी कौ एक क्या है, विलुप्त जानवर है। लेंटाना को गाजर घास भी कहा जाता है, नहीं लेंटाना को नहीं कहा जाता, पार्थिनियम को गाजर घास कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा समूह अधिक प्रजाति विविधता प्रदर्शित करता है, ज्यादा कौन सा है, इसमें फंगस है। इस तरीके से हम देखें तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम हम पढ़ते हैं कि ये जो नंबर होता है ये होता है एंजियोस्पर्म का, और ये नंबर किसका होता है, फंजाई का। बाकी में अदर कैटेगरी है। देख लीजिए यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर किसका बन रहा है, एंजियोस्पर्म हमें दिया नहीं है ऑप्शन के अंदर, हमें क्या दिया, फंजाई दिया। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, फंजाई या कवक की हो गई। तकनीक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन और टिश्यू कल्चर, इन सब में क्या सिमिलरिटी मिलेगी, सारी की सारी क्या है, ये कंजर्वेशन की टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है, जब किसी भी स्पीसीज को हम उसके मूल आवास में ही क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, इन सिटू कंजर्वेशन बोलेंगे। और जब मूल हैबिटेट से निकालकर बाहर ले जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अक्स सिटू कंजर्वेशन बोला जाता है। सभी क्या है, अक्स सिटू संरक्षण की विधियां हैं, क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, इसमें मूल स्थान से बाहर ले जाकर क्या करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे। तो सभी अक्स सिटू संरक्षण विधियां हैं। बांस का पौधा दूर जंगल में उग रहा है तो इसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा,
पौधा है, पौधा इसका मतलब पौधा हमेशा किस लेवल पर आएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ही आएगा। अब वो चाहे आपको बांस का नाम दे चाहे किसी का भी नाम दे, हमेशा प्रोड्यूसर होंगे वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरे ट्रॉफिक लेवल को कौन प्रदर्शित करते हैं, हर्बीवोरस, शाकाहारी। सही खाद्य श्रृंखला का चुनाव करना, देखना कौन सी है सही खाद्य श्रृंखला है, पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और फिश, ये सही खाद्य श्रृंखला है। तो ये थे हमारे बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में, इतना ही। थैंक यू सो मच।